काफ़ी दिनों से हम हमारे देश के वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते आ रहे हैं। चलिए आज हम देखेंगे कि एक डेवलप्ड कंट्री उनके वेस्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं। 2017 में अमेरिका में 267 मिलियन टन वेस्ट बना था। इस कचरे का 25% रिसाइकलिंग में जाता था, 10% कंपोस्टिंग में, 12% वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में और बाकी के 52% लैंडफिल में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग कचरे को खुद से छांटते हैं और छांटकर सूखे कचरे को रिसाइकलिंग में देते हैं। अब सारा गड़बड़ यहीं से शुरू होता है। लोग जिसे रिसाइकलिंग सेंटर समझकर सारा सूखा कचरा देते हैं, वो असल में सिर्फ एक वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसाइकलिंग बहुत कम होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सारे कचरे को बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर जहाज़ में डाल देते हैं और ये जहाज़ सीधे जाता है एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश में। कचरे का ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ ही रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में सारे आर्थिक रूप से विकसित देश है, जहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, आबादी कम, उत्पादन और खपत ज़्यादा। अब ग्लोबल साउथ कंट्रीज ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, जो आर्थिक रूप से पीछे है, जहाँ शिक्षा स्वच्छता उतना नहीं है और जहाँ आबादी ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस ने अपने वेबसाइट में 16 प्रदेशों को लिस्ट किया है, जिन पर आज भी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या न्यूजीलैंड का हुकूमत जारी है और अनऑफिशियली पश्चिमी हुकूमत लगभग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कचरे का ये व्यापार इसी हुकूमत का एक उदाहरण है। इसके काफ़ी सारे आलोचक भी हैं और समर्थक भी। अफ्रीका जैसे अंडर डेवलप्ड देशों में प्रदूषण की मात्रा तो औरों से कम है और लॉरेंस समर्स, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को उठाना चाहिए। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देशों में हाई क्वालिटी चीज़ें तो बन नहीं सकती और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनको डेवलप्ड देशों से कचरे का व्यापार करना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि जिन लोगों ने ना इन चीज़ों को बनाया है और ना ही इनका इस्तेमाल किया है, ऐसे लोगों की जान खतरे में क्यों डाली जाए। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ये भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कचरे का ये व्यापार गरीबों के शोषण और असमानताएं बढ़ाती है। इस व्यापार को टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ खुद के देशों में रिसाइकलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि उनको जितना खर्चा उनके कचरे को जहाज़ में किसी और देश में पहुंचाने में लगता है, उससे कई ज़्यादा खर्चा उनको खुद के देश में रिसाइकलिंग करने में लगेगा। अमेरिका से 93% ई वेस्ट जाता था एशिया में और 7% मेक्सिको और कनाडा में। अब ई वेस्ट का सबसे बड़ा वेस्ट इंपोर्टर था चाइना। चाइना के एक शहर ग्वायू, जो हांगकांग से 4 घंटे की दूरी पर है, दुनिया के सबसे बड़े ई वेस्ट कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। ज़्यादातर ई वेस्ट चाइना में जापान और अमेरिका से आते थे। ग्वायू में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने के पहले चावल का खेती हुआ करता था, लेकिन एक बार जो ई वेस्ट आ गया, जहाँ जहाँ धान हुआ करता था वहाँ वहाँ कचरा दिखता है आज। दिन का $1.5 बनाने के लिए 21वीं सेंचुरी के शुरुआत में आसपास के गांव के बहुत सारे लोग ग्वायू में आने लग गए। लेकिन ग्वायू में साइंटिफिक रिसाइकलिंग नहीं हो रहा था। लोग अपने हाथों से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तोड़कर स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और सोना अलग कर रहे थे। और अलग करने के बाद जिन चीज़ों का रिसाइकलिंग मुमकिन नहीं था, उनको या तो जला देते थे या तो जहाँ जगह दिखा वहाँ फेंक देते थे, ज़्यादातर किसी नदी या पानी के पास। इस कचरे का व्यापार शुरू करने के 1 साल के अंदर ही ग्वायू का पानी, हवा और लोग इस प्रदूषण के शिकार बनने लग गए। लोग कमज़ोर होने लग गए, लोगों में श्वास और त्वचा की समस्याएं होने लगी थी। पानी एकदम ख़राब हो चुका था, फिर भी कुछ लोग उसी पानी में सब्ज़ी और बर्तन धोते थे और पीने का पानी 30 किलोमीटर दूर से गाड़ी में मंगाई जाती थी। ये सब के बावजूद भी वहाँ के लोग प्रदूषण के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरा एक चीज़ जो चाइना में ऐसे ही बड़ी तादाद में आ रही थी, हांगकांग, जापान और अमेरिका से, वो था प्लास्टिक वेस्ट। दुनिया के 56% प्लास्टिक वेस्ट चाइना में जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो कचरा चाइना में भेजे जा रहे थे, उनमें मिक्स वेस्ट पाए जाने लग गए। मतलब प्लास्टिक वेस्ट के साथ हज़ारस वेस्ट भी मिला रहे थे।
2013 से चाइना सख्त नियम बनाने लग गए इन वेस्ट इंपोर्ट्स की क्वालिटी को लेकर। चाइना के पोर्ट्स में आने वाले कचरे का क्वालिटी इंस्पेक्ट किए बिना वो कचरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कई बार क्वालिटी ठीक से नहीं होने पर उसे वापस भी भेज देते थे। 2017 में चाइना ने 24 किस्म के सॉलिड वेस्ट के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दी और चाइना से वही वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले थे जिसमें कंटामिनेशन लेवल बहुत ही कम होगा और धीरे धीरे चाइना में वेस्ट आना बंद ही होगा। चाइना के इंपोर्ट बैन के बाद दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्टर बन गए मलेशिया। वियतनाम का भी वेस्ट इंपोर्ट 50% बढ़ा और थाईलैंड का 50 गुना बढ़ा, लेकिन चाइना जितनी कैपेसिटी इनमें से किसी के पास नहीं थी। प्लास्टिक और ई वेस्ट के अलावा वेस्ट पेपर भी डेवलप कंट्री से बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती थी। चाइना के बाद ये भारत में एक्सपोर्ट होने लगा। भारत के खुद के पेपर रिसाइकलिंग से सिर्फ 30% नए कागज़ का उत्पादन होता था। ये वेस्ट पेपर का इंपोर्ट भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि एक तो भारत के पास इतने सारे बड़े बड़े जंगल नहीं हैं जिनको काट के नए नए कागज़ बनाया जाए, और दूसरा कागज़ महंगा हो जाने की वजह से बहुत सारे रिसाइकलिंग सेंटर्स बंद पड़ गए थे। और ये वेस्ट पेपर का इंपोर्ट शुरू होने के बाद से वो सारे रिसाइकलिंग सेंटर्स फिर से शुरू हो गए। दिस बैन इन चाइना विल डेफिनेटली बूस्ट और विल डेफिनेटली फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन पेपर इंडस्ट्री। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब भारत में भी वो कंटामिनेटेड वेस्ट भेजने लगे। मतलब पेपर वेस्ट के साथ प्लास्टिक और अन्य हजारस वेस्ट भी आने लग गए। चाइना की तरह ही भारत को भी अपना नियम सख्त करना पड़ा। 1% से ज़्यादा कंटामिनेशन रहने पर जहाज़ वापस भेज दिए जाने लग गए। 2019 में भारत ने भी प्लास्टिक वेस्ट के इंपोर्ट्स बैन कर दिए और इसके साथ साथ और भी डेवलपिंग कंट्रीज बैन करने लग गए। मलेशिया ने 5 बड़े प्लास्टिक वेस्ट से भरे कंटेनर्स को वापस स्पेन भेज दिया क्योंकि वो कंटामिनेटेड थे। फिलीपाइंस ने भी एक जहाज़ को कनाडा वापस भेज दिया। 2019 में 38 कंटामिनेटेड वेस्ट कंटेनर्स अमेरिका ने इलीगली इंडोनेशिया में भेजने की कोशिश की। जब इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये सारे कचरे में कंटामिनेशन बहुत है, तब उन्होंने इस जहाज़ को फिर से लौटा दिया अमेरिका। लेकिन अमेरिका जाने के बजाय ये भारत आ गया और भारत ने इसको रोका भी नहीं। अब ट्रक्स में और ट्रेन में ये सारे पहुंच गए, कुछ कानपुर और कुछ आगरा। इंपोर्ट बैन के काफ़ी साल पहले 1986 में फिलाडेल्फिया से एक बड़ी जहाज़ 14,000 टन टॉक्सिक राख लेकर निकली थी। ये जहाज़ पहले पहुंची बहामास, लेकिन वहाँ के ऑफिशियल्स ने उसे एंट्री नहीं दी। उसके बाद वो लगभग 2 साल कैरिबियन सी में घूमता ही रहा। इस दौरान उसने 2 बार अपना नाम भी बदला, फिर भी 11 देशों ने उसको एंट्री देने से मना कर दिया। अब अंत में उस जहाज़ ने सारे राख को अटलांटिक और इंडियन ओशन में खाली कर दिया। इस घटने के बाद बेसल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई 1989 में हज़ारस वेस्ट ट्रेड को बंद करने के लिए। 2019 के पहले प्लास्टिक वेस्ट को बेसल कन्वेंशन हज़ारस वेस्ट नहीं मानती थी। Basel Amendment that we're discussing now could take care of one part of the problem and ensure that plastic waste is not exported. नए नियम काफ़ी क्लियरली कहते हैं कि किसी भी देश में रिसाइकलिंग के लिए मिक्स वेस्ट नहीं भेज सकते हैं, और ऐसे देश में ही भेज सकते हैं जहां वेस्ट का रिसाइकलिंग साइंटिफिक तरीके से होता हो। सभी देश अगर अपने नियम को सख्त करते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वेस्ट मैनेजमेंट का क्वालिटी तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ डेवलप कंट्रीज़ को अपने देशों में रिसाइकलिंग सेंटर्स भी शुरू करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। Clean planet. Healthy people. Ren planet. Healthy people. Clean planet. Healthy people. Clean planet. Healthy people. Yeah.